क्या आप जानते हैं कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में पिछले एक दशक का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है? जी हाँ, दशकों से चले आ रहे बैंकिंग के नियम अब हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा नया ढांचा लेकर आ रहा है जो बैंकों के काम करने के तरीके, उनके मुनाफे और सबसे जरूरी शेयर बाजार में उनकी कीमतों को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो जो बदलाव मैं आज आपको बताने जा रही हूं उससे समझे बिना आपका कैपिटल भारी खतरे में पड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नया नियम क्या है और आप अपने पोर्टफोलियो को इस आने वाले तूफान से कैसे बचा सकते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है? 1 अप्रैल 2027 से आरबीआई का एक नया नियम लागू होने जा रहा है जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या ईसीएल। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो कोई आम अकाउंटिंग का बदलाव लग रहा है, इससे हमें क्या? लेकिन नहीं, यही आप गलती कर रहे हैं। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जो सीधा बैंकों की कैपिटल यानी उनकी पूंजी पर एक बहुत बड़ा प्रहार करेगा। इस नए नियम के आते ही रातों रात बैंकों को भारी मात्रा में अपना पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा और जब बैंकों का पैसा ब्लॉक होगा तो जाहिर है इसका सीधा असर उनके मुनाफे और शेयरों की कीमतों पर दिखने वाला है। तो आखिर ये ईसीएल काम कैसे करता है? देखिए, अभी तक हमारे बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, हम इनकर्ड लॉस मॉडल फॉलो करते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो जब कोई लोन सच में खराब हो जाता है, जब नुकसान हो जाता है, तब जाके बैंक उसकी भरपाई के लिए पैसा अलग रखते हैं, मतलब नुकसान का इंतजार करना। लेकिन नया ईसीएल मॉडल इस पूरी कहानी को पलट देता है। अब नुकसान का इंतजार नहीं होगा, डे 1 से ही, मतलब जिस दिन बैंक ने लोन दिया उसी दिन से भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान की भविष्यवाणी करनी होगी और तुरंत अपनी कैपिटल को ब्लॉक करना होगा। एक प्रोएक्टिव अप्रोच। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पुराने तरीके में किसी लोन को खराब या डिफॉल्ट मानने के लिए पूरे 90 दिनों का इंतजार करना पड़ता था। मतलब अगर कोई 90 दिनों तक ईएमआई नहीं देता तब बैंक जाकर जागते थे और प्रोविजनिंग शुरू करते थे। लेकिन नए ईसीएल ढांचे में ये सब नहीं चलेगा। अब बैंकों को ऐतिहासिक डेटा और फ्यूचर के मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करके एक मैथमेटिकल एस्टिमेट लगाना होगा। मतलब लोन देने से पहले ही हिसाब लगा लो कि भविष्य में इसके डिफॉल्ट होने के चांस कितने हैं। है ना बिल्कुल गेम चेंजिंग। अब इस सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए आरबीआई ने लोन के रिस्क को 3 नई कैटेगरीज में बांट दिया है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सबसे बड़ा शॉक स्टेज 1 में है। स्टेज 1 का मतलब है वो लोन जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जिनकी ईएमआई एकदम टाइम पर आ रही है। लेकिन नए नियम के तहत इन एकदम स्वस्थ लोन्स के लिए भी बैंकों को अगले 12 महीनों के संभावित नुकसान का अनुमान लगाकर आज ही पैसा रिजर्व में रखना होगा। सोचिए, फिर आता है स्टेज 2, जहां रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, तो बैंक को उस लोन के पूरे लाइफ टाइम का प्रोविजन करना पड़ेगा। और अंत में स्टेज 3, जहां लोन सच में डिफॉल्ट हो चुका है, जहां नियम और भी कड़े होंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बैंक आखिर भविष्य में होने वाले नुकसान की गणना करेंगे कैसे, इसके पीछे का गणित क्या है। तो चलिए एक एनालिस्ट की तरह इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। पीडी गुणा एलजीडी गुणा ईएडी। बहुत सिंपल है। यहाँ पीडी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यानी इस बात की क्या संभावना है कि सामने वाला डिफॉल्ट करेगा। एलजीडी है लॉस गिवन डिफॉल्ट, यानी अगर मान लीजिए डिफॉल्ट हो भी गया तो असल में बैंक का कितना पैसा डूबेगा। और ईएडी है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, यानी उस वक्त कुल कितना बकाया होगा। बस इसी फॉर्मूले के आधार पर बैंकों को डे 1 से अपना पैसा अलग रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस हेल्पफुल लग रही है तो अभी हमारे चैनल विश 100 करोड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप लर्निंग और क्विक मार्केट अपडेट्स के लिए हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। चलिए वापस अपने एनालिसिस पर आते हैं। अगर हम इस पूरे सेक्टर के डेटा पर नजर डालें तो इसका बैंक कैपिटल पर जो असर पड़ने वाला है वो डराने वाला है। रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि जब डे 1 से ही स्वस्थ लोन्स के लिए पैसा ब्लॉक किया जाएगा तो पूरे बैंकिंग सेक्टर का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे हम सीएआर कहते हैं, वो लगभग 0.4% से 0.8% तक सीधा गिर जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नई पूंजी तुरंत ब्लॉक हो जाएगी, प्रोविजनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली बैंकों के मुनाफे पर भारी दबाव पड़ेगा, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि शुरुआती कुछ सालों में निवेशकों को मिलने वाले डिविडेंड्स में भारी कटौती हो जाए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस बदलाव का असर हर बैंक पर एक जैसा नहीं होने वाला है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी हमारे सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों के बीच का जो अंतर है वो हैरान करने वाला है। जहां एक तरफ सरकारी बैंकों की नेटवर्थ पर 5% से लेकर 10% तक की जबरदस्त चोट लग सकती है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बैंकों पर इसका असर ना के बराबर है, सिर्फ 0.2% से 0.5% के बीच होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप प्राइवेट बैंक्स पहले से ही एडवांस डेटा मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारे सरकारी बैंक ऐतिहासिक रूप से सिर्फ कोलैटरल देखकर लोन देने पर ज्यादा निर्भर रहे हैं। इस टेबल के डेटा को देखिए, ये स्थिति को और भी साफ कर देता है। जब हम कैपिटल एडिक्वेसी ड्रॉप की बात करते हैं तो सरकारी बैंकों को 60 से 90 बेसिस पॉइंट्स का तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके मुकाबले प्राइवेट बैंकों के लिए ये ड्रॉप सिर्फ 20 से 50 बेसिस पॉइंट्स का है, जिसे वो बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे।
ये आंकड़े साफ चीख कर कह रहे हैं कि जिन प्राइवेट बैंकों ने टेक्नोलॉजी और प्रिडिक्टिव मॉडल्स में पहले ही निवेश कर लिया था, आज उन्हें उस स्मार्टनेस का कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो आखिर सरकारी बैंकों पर इतना ज्यादा दबाव क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका लेगेसी पोर्टफोलियो। देखिए, सरकारी बैंकों का एक बहुत बड़ा पैसा कृषि और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है। अब इकोनॉमी में मान लीजिए कोई भी छोटा सा झटका लगता है, कोई मैक्रो शॉक आता है, तो क्या होगा? ये लोन्स तुरंत स्टेज 1 से खिसक कर स्टेज 2 में चले जाएंगे। और मैंने आपको पहले क्या बताया था, स्टेज 2 में आते ही पूरे लाइफ टाइम का प्रोविजनिंग करना अनिवार्य है। यही अचानक होने वाली प्रोविजनिंग सरकारी बैंकों के मुनाफे को सबसे बुरी तरह निचोड़ लेगी। जाहिर है ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, और आरबीआई भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर ये सारा बोझ एक ही दिन में बैंकों के सिर पर डाल दिया गया तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, लेंडिंग फ्रीज हो जाएगी। इसीलिए आरबीआई ने एक शॉक एब्जॉर्बर तैयार किया है। नियम भले ही अप्रैल 2027 से लागू हो रहे हैं, लेकिन बैंकों को इस भारी भरकम कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने के लिए 2030-31 तक का एक ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा। मतलब बैंकों को इस नुकसान को एक ही झटके में अपनी बैलेंस शीट पर दिखाने के बजाय 3 से 4 सालों में थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करने की छूट मिलेगी। अब आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक पेपर पर होने वाला अकाउंटिंग बदलाव नहीं है, ये ऑपरेशंस का पूरी तरह से कायापलट है। अब वो जमाना गया जब साल में एक बार फाइल चेक होती थी या सिर्फ सिबिल स्कोर देखा जाता था। अब बैंकों को करोड़ों रुपए खर्च करके अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना होगा, एआई और डेटा एनालिटिक्स पर काम करना होगा। क्रेडिट ऑफिसर्स को अब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के आधार पर रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग करनी होगी। और सबसे अहम बात, अगर सिस्टम किसी लोन में ज्यादा रिस्क दिखाता है तो बैंक उस व्यक्ति या कंपनी से डे 1 से ही ज्यादा ब्याज वसूलना शुरू कर देंगे। पूरा का पूरा वर्कफ्लो ही बदल जाएगा। तो इस पूरी एनालिसिस का लब्बो-लुआब क्या है? एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, 2027 से पहले मार्केट में बैंकिंग शेयर्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको उन बैंकों पर पैनी नजर रखनी है जो अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। साथ ही अब बैंकों के प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी पीसीआर को ट्रैक करना आपके लिए बिल्कुल क्रूशियल हो गया है। जो बैंक एडवांस टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं वे इस तूफान से विजेता बनकर निकलेंगे। तो जाते जाते बस यही सोचिएगा, क्या आपका पैसा उस बैंक में है जो भविष्य के लिए तैयार है, या उस बैंक में जो अभी भी अतीत में अटका है? इस सोर्स मटेरियल का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Disclaimer: We are not SEBI registered advisors. This explainer is for educational and learning purposes only. Please do proper research or consult a financial advisor before taking any financial decisions.